हेलो दोस्तों नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर बहुत हुआ अरुणाचल पर विवाद। अब भारत ने बीजिंग में बैठकर की इस मुद्दे पर बात। जी हां, भारत चीन सीमा विवाद पर बीजिंग में हुई बहुत बड़ी बैठक। बॉर्डर एरिया से सैनिकों के पीछे हटने पर भी हुई बात। सारी जानकारी साथ ही साथ पाकिस्तान के लाल टोपी जैद हामिद ने बहुत बड़ी गीदड़ भभकी दी है जिसका कोई अंत नहीं दोस्तों, बताएंगे। उसने कहा है कि भारत पर कब्जे के बाद जिनको सबसे पहले खत्म किया जाएगा उसमें भारत के इन नेताओं का नाम लिया गया है। इतनी बड़ी गिदड़ भभकी दी है दोस्तों इस जैद हामिद लाल टोपी ने। साथ ही साथ बताएंगे जहां रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा सैन्य वापसी पर भारत के साथ समझौते को गुप्त रखेगा मालदीव। साथी हिमंत बिश्व शर्मा ने ऐसा क्यों कहा कि एक भी हिंदू कांग्रेस में नहीं बचेगा, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबर में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत की संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की जहां भारत चीन सीमा विवाद पर बीजिंग में हुई बहुत बड़ी बैठक। बॉर्डर एरिया से सैनिकों के पीछे हटने पर हुई बात। बता दें बॉर्डर पर तनाव के बीच भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 29वीं बैठक हुई और दोनों पक्षों ने इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा से पूरी तरह से सैनिकों को हटाने और शेष मुद्दों को हल करने पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी करके ये जानकारी दिया है। बयान में कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण बैठक 27 मार्च को बीजिंग में हुई। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने इस बारे में गहन विचार विमर्श किया है कि भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों के पश्चिमी सेक्टर में LAC से पूरी तरह से सैनिकों की वापसी कैसे हो और शेष मुद्दों को हल कैसे किया जाए। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। हाल ही में चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया था। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया था। इससे पहले भी चीन कई बार अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर चुका है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने चाइना के इन निराधार दावों को खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल उत्तर पूर्वी राज्य होने के साथ भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि अरुणाचल के लोगों को भारत के विकास कार्यक्रम और परियोजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, ISI के निशाने पर मोदी, योगी और भागवत। जी हां, पाकिस्तान के लाल टोपी जैद हामिद ने दी बहुत बड़ी गीदड़ भभकी। आपको बता दें, आपका सुनते ही खून खौल उठेगा इस लाल टोपी के खिलाफ। बता दें, पाकिस्तान के कथित रक्षा विशेषज्ञ और धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक कमेंटेटर जैद हामिद का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है जिसमें जैद हामिद भारत के कई प्रमुख राजनेताओं के पाकिस्तान की फौज और ISI के निशाने पर होने की बात कह रहा है। इस क्लिप में किसी से बात करते हुए जैद हामिद भारत पर कब्जे के मंसूबे बनाते हुए सुना जा सकता है। वो कह रहा है कि भारत पर कब्जे के बाद जिनको सबसे पहले खत्म किया जाएगा उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ और RSS प्रमुख मोहन भागवत का नाम है। पाकिस्तान अनटोल्ड नाम के एक्स अकाउंट से ये क्लिप शेयर किया गया है। इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन आप पाकिस्तान अनटोल्ड नाम से ये ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों जो जैद हामिद का बताया जा रहा है। ऐसे में आपको ये बताते हुए हमें उसके उस बयान को बोलते हुए भी बुरा लग रहा है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को लेकर, RSS प्रमुख मोहन भागवत को लेकर जो बयान दिया गया, वाकई में जैद हामिद को इसका जवाब तो मिलना ही चाहिए। इस ऑडियो क्लिप में भारत पर कब्जे की बात करते हुए जैद हामिद कह रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं है, इसी साल ये होगा और जंग शुरू होगी। उनकी डेडलाइन हिंदुस्तान में 2024 का इलेक्शन है। इस चुनाव के वक्त ही लड़ाई शुरू होगी तो हमारी ISI और फौज के निशाने पर 4 लोग होंगे। इन 4 लोगों को सबसे पहले खत्म किया जाएगा। कुरान कहता है कि कुफ्र के लीडरान को खत्म करें, हम इसे मानेंगे और जब गजवाए हिंद के लिए निकलेंगे तो जाहिर है कि लीडरशिप को खत्म किया जाएगा। इतनी बड़ी धमकी दोस्तों इसने दी है। उसने आगे ये भी कहा कि मोहन भागवत भारत का असली शासक है, मोदी और योगी तो सिर्फ चेहरे हैं। अगर कोई देश को चला रहा है तो वो है मोहन भागवत। ऐसे में सबसे पहले मोहन भागवत को खत्म किया जाएगा, इसके बाद नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को हम मारेंगे। इन 3 के बाद मुंबई में बाल ठाकरे के बेटे और परिवार हमारे निशाने पर होंगे। ये सब मुसलमानों पर जुल्म करने वाले लोग हैं, इनसे हिसाब लिया जाना जरूरी है। ऐसे में भारत पर अटैक के बाद इनको खत्म किया जाएगा। ये पूरा का पूरा बयान जैद हामिद का बताया जा रहा है पाकिस्तानी अनटोल्ड ट्वीट के द्वारा, और ये खबर हम आपको नवभारत टाइम्स में छपी है जो बता रहे हैं। बहरहाल वीडियो की पुष्टि हम भी नहीं करते, लेकिन जो खबर है नवभारत टाइम्स की उस हिसाब से वाकई में जैद हामिद ने ये बात कह करके बहुत बड़ा पंगा लिया है भारत से और इसी साल ये जंग शुरू करने की बात भी कह रहा है। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों उसको। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां एक रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा सैन्य वापसी वाले मुद्दे पर भारत के साथ समझौते को गुप्त रखेगा मालदीव। जी हां, मालदीव सरकार ने कहा है कि वो मालदीव में तैनात 88 भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए भारत सरकार के साथ हुए समझौते को सार्वजनिक नहीं करेगा। एक मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई। मालदीव में तैनात लगभग 25 भारतीय सैनिकों का पहला जत्था भारत लौट आया जो उपहार में दिए गए हेलीकॉप्टर का संचालन कर रहा था। दोनों पक्षों के बीच 2 फरवरी को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत 10 मई तक मालदीव में 3 विमानन प्लेटफॉर्म
कार्यक्रम का संचालन करने वाले अपने सैनिकों को बुला लेगा। न्यूज वेबसाइट ने मालदीव के विदेश मंत्रालय से सैनिकों की वापसी के संबंध में भारत के साथ हुए समझौते की जानकारी मांगी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको अगली बड़ी खबर बता दें, जहां पर 5 चीनी इंजीनियरों की हत्या के बाद मौत के बाद चीन ने पाकिस्तान में बिजली परियोजना को निलंबित कर दिया। जी हां, चीन के नागरिकों पर हमले के बाद चीनी कंपनी ने बंद कर दिया कारोबार, अपने लोगों को भेजा वापस। बता दें, बीते 2 दिन पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दासू जल विद्युत परियोजना पर आतंकी हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद चीन की कंपनी ने अशांत क्षेत्र में एक अन्य जल विद्युत परियोजना में अपने काम को बंद कर दिया है। साथ ही 2000 से अधिक श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया है। गौरतलब है कि जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे चीन के कर्मियों पर यह दूसरा आत्मघाती हमला था। हालांकि किसी भी आतंकी समूह ने इस बम विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिसूचना से इस बात का पता चला है कि परियोजना के साइट कर्मचारियों पर और कार्यालय स्टाफ सदस्यों को सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक हटा दिया गया है। हालांकि प्रबंधक ने कहा कि केवल उनके संबंधित अनुभागों के प्रमुखों द्वारा बुलाए गए कर्मचारी ही काम पर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें, इस मुद्दे पर चीन भड़क गया है दोस्तों। अब पाकिस्तान की गर्दन पकड़ेंगे शी जिनपिंग। आपको बता दें, चीनी नागरिकों पर ताजा हमला इसी मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा के दासू में हुआ। ये चीनी नागरिक चीन के द्वारा निर्मित दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमलों में अपने नागरिकों की मौत से चाइना किस कदर पाकिस्तान से नाराज है, उसकी ये झलक उसके बयानों में दिखाई दे रही है। चीन ने मंगलवार को पाकिस्तान से हमले की गहन जांच की मांग कर डाली। चीनी दूतावास ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने तुरंत आपातकालीन कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही मांग किया है कि पाकिस्तान हमले की गहन जांच करे और अपराधियों को कड़ी सजा दे। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय करे। जी हाँ दोस्तों, हमले का असर चाइना पाकिस्तान रिश्तों पर कितना बुरा हो सकता है, इसका अंदाजा शहबाज शरीफ को बहुत आसानी से पता चल चुका है। और यही वजह है कि हमले के कुछ ही घंटे के भीतर वे शोक जताने इस्लामाबाद स्थित चीनी दूतावास पहुंच गए और वहां पर उनके चेहरे की जो हालत थी वो देखकर कोई भी बता देगा कि शहबाज शरीफ के हाथ पैर कांप रहे थे कि कहीं जिनपिंग का बयान ना आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां भारत के आंतरिक मामलों पर फिर बोला अमेरिका। पहले केजरीवाल अरेस्ट, अब उठाया कांग्रेस के फ्रीज खातों का मुद्दा। बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद भी अमेरिका ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामले को लेकर टिप्पणी की है। पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और अब कांग्रेस पार्टी के फ्रीज बैंक अकाउंट को लेकर अमेरिका ने अपनी राय व्यक्त की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने नई दिल्ली में अमेरिकी मिशन के कार्यवाहक उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को भारत द्वारा तलब किए जाने पर सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाई पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमेरिका हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि वो किसी निजी राजनयिक बातचीत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मिलर ने कांग्रेस पार्टी के फ्रीज किए गए बैंक खातों पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि टैक्स अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खातों को इस तरह से फ्रीज कर दिया है कि आने वाले समय में प्रभावी ढंग से चुनाव प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अब ऐसे में आप सभी को याद होगा, कल ही विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को अपने यहाँ तलब किया था। उसके बाद 1 घंटे तक खड़ी खोटी सुनाई भी थी, लेकिन फिर आज अमेरिका ने कांग्रेस वाले मुद्दे पर बयान दिया है। यानी कि अमेरिका दिखाई भी नहीं दे रहा कि वो सुधर रहा है। उसने फिर लगातार भारत के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। इसका जवाब तो मिलना चाहिए। बहरहाल आप लोग क्या जवाब देंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, एक तरफ अमेरिका झुकने को तैयार नहीं तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद जर्मनी का रुख पड़ा नरम। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर की थी इसने भी टिप्पणी। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी पर भारत द्वारा कड़ी आपत्ति जताने के बाद जर्मनी ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। भारत द्वारा जर्मन डिप्लोमेट को तलब करने और केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित पूछे गए सवाल पर बुधवार को जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जर्मन विदेश मंत्रालय ने अपने पहले के बयान से यू टर्न लेते हुए कहा कि भारत का संविधान बुनियादी मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इससे पहले जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित सभी मानकों को लागू किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है, ये बात कही थी जर्मन ने। और अब भारत के ताव में आते ही नरम पड़ गया जर्मनी। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच भारत दौरे पर आए यूक्रेन के विदेश मंत्री। जी हां, रशिया यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दिमित्रो कुलेबा भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देंगे। कुलेबा की यह यात्रा विदेश मंत्री जयशंकर जी के निमंत्रण पर हो रही है। कुलेबा जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार के साथ बैठक करेंगे और अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यात्रा के पहले दिन कुलेबा
कुलेबा राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। कुलेबा की ये अहम यात्रा ऐसे समय हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बात की थी। भारत चाहता है कि बातचीत से हल हो मुद्दा। भारत ने अब तक रशिया द्वारा यूक्रेन पर हमले की निंदा नहीं की है, बल्कि उसने कहा है कि युद्ध को बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म किया जा सकता है। जी हाँ, साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पीने को पानी नहीं पर भारत की जासूसी करने चला मालदीव। दो मुस्लिम देशों का खुफिया प्लान। बता दें, हिंद महासागर में स्थित छोटा सा द्वीपीय देश मालदीव भारत से पंगा लेने के बाद इन दिनों पानी का संकट झेल रहा है। उसने चाइना से पेयजल उपलब्ध कराने की तीन बार गुहार लगाई है, तब चाइना ने तिब्बत से 1500 टन पीने का पानी भेजा है। इस बीच खबर है कि मालदीव पड़ोसी देश खासकर भारत की जासूसी करने के लिए सैन्य ड्रोन की खरीदारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस्लामिक देश तुर्की से मालदीव ने सैन्य ड्रोन खरीदा है ताकि क्षेत्रीय गुप्तचरी की योजना को अंजाम दिया जा सके। मालदीव की यह हरकत ठीक चीन के दर्रे पर है, जिसके साथ मालदीव की नई मौजूद सरकार इन दिनों नजदीकियां बढ़ाती दिखाई दे रही है। वाकई में भारत से पंगा मालदीव को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगली खबर बता दे, दुनिया की मुश्किलों में मददगार बन रहे भारत पर बढ़ा यूनाइटेड नेशन का भरोसा। इस भारतीय को बनाया आपदा जोखिम का प्रतिनिधि। जी हां, भारत की छवि दुनिया में मुश्किलों के सबसे बड़े मददगार के तौर पर उभरी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक संकटों के समय जिस तेजी के साथ दुनिया की मदद करने में हमेशा आगे रहने का साहस दिखाया है, उसका संयुक्त राष्ट्र भी कायल हो चुका है। फिर चाहे बात कोविड आपदा के वक्त कोरोना की वैक्सीन दुनिया के विभिन्न देशों को मुफ्त में देने की बात रही हो, या फिर तुर्की में आए भूकंप, नेपाल जैसे देशों में आए भूकंप पीड़ितों की मदद का मामला रहा हो, और चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल हमास युद्ध पीड़ितों को मानवीय सहायता पहुंचाने की बात कर रही है, भारत ने हमेशा मानवीयता को सर्वोपरि रखा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र का भरोसा भारत पर बढ़ गया है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, आसमान में दिखी भारत की ताकत। स्वदेशी तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान ने भरी सफल उड़ान, 15 मिनट तक हवा में हुई टेस्टिंग। दरअसल भारत में निर्मित स्वदेशी तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान ने आज अपनी सफलतापूर्वक पहली उड़ान भरी है। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ये विमान अपनी पहली उड़ान के दौरान 15 मिनट तक हवा में रहा। मार्च के अंत तक वायुसेना को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सौंप सकता है। इस लड़ाकू विमान को वायुसेना पाकिस्तान की सीमा से सटे बीकानेर स्थित नाल एयरक्राफ्ट स्टेशन पर तैनात किया जा सकता है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत को लेकर क्यों कहा कि विपक्ष पहले अपनी पत्नियों की साड़ियां जलाएं। जी हाँ, शेख हसीना ने देश में उनके विरोधियों की ओर से चलाए जा रहे भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के अभियान के जवाब में साड़ी का मुद्दा छेड़ दिया। शेख हसीना ने कहा है कि जब विपक्षी नेता अपने पार्टी कार्यालयों के बाहर अपनी पत्नियों के पास मौजूद भारतीय साड़ियों को जलाएंगे, तभी ये साबित होगा कि विपक्ष वाकई भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए प्रतिबद्ध है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने बांग्लादेश में आम चुनावों के बाद से जारी भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के इस मुद्दे को प्रमुखता से छापा है। आज के प्रेस रिव्यू में विस्तार से बांग्लादेश की विपक्ष पार्टी के भारतीय उत्पादों के बहिष्कार से जुड़े अभियान के बारे में छापा गया। मंगलवार को बांग्लादेश की आजादी की सालगिरह के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शेख हसीना ने विपक्षियों के अभियान को लेकर सवाल किया कि उनकी पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं। जब वे अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियां पार्टी दफ्तर के बाहर जलाएंगे, तभी ये साबित होगा कि वे भारतीय सामान का वाकई में बहिष्कार करने को लेकर प्रतिबद्ध है। बहरहाल इंडिया आउट कैंपेन जिस प्रकार से बांग्लादेश के विपक्षी चला रहे हैं, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि शेख हसीना जी ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया उन विरोधियों को कि अगर वाकई में तुम लोग बिना राजनीति किए भारत के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हो, तो सबसे पहले अपनी पत्नियों के साड़ियों को जलाओ, तब समझ में आएगा कि वाकई में तुम ये बहिष्कार कर रहे हो। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी शेख हसीना जी के इन बात को लेकर बताइएगा जरूर, क्या आप उनके बात से समर्थित हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, भारत का मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर। रशिया यूक्रेन इजराइल हमास संघर्ष को लेकर बोले MEAS जयशंकर। दरअसल हमास, इजराइल और रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत ने एक बार फिर से अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया। दरअसल जयशंकर जी मलेशिया की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने मलेशियाई भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष टेन श्री S.A. विघ्नेश्वरन से मुलाकात की। इस दौरान विघ्नेश्वरन ने नई दिल्ली कुआलालंपुर संबंधों के लिए उनके समर्थन की सराहना की। बता दें, मलेशिया में रशिया यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए जयशंकर जी ने कहा कि भारत को इस मुद्दे पर मॉस्को से बहुत स्पष्ट रूप से बात की गई है। भारत के इस रुख से अन्य देश भी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, हम ऐसे देश है जिसने यूक्रेन मुद्दे पर रूसियों के साथ स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी है। यही नहीं, दूसरे देशों ने भी अपनी बात रशिया तक पहुंचाने के लिए भारत का सहारा लिया। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, हिमंता बिश्व शर्मा ने कर दिया पार्टी खत्म होने का दावा। कहा, एक भी हिंदू कांग्रेस में नहीं बचेगा। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। शर्मा ने दावा किया है कि साल 2032 तक कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि 2026 के बाद कांग्रेस में हिंदू समुदाय से कोई नहीं होगा और 2032 तक पार्टी में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं होगा। शर्मा ने कहा कि उनका मानना है कि कांग्रेस 2032 तक खत्म हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए डिब्रूगढ़ सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में समरा ने यह टिप्पणी की। ऐसे में हिमंता बिश्व शर्मा के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जो उन्होंने कहा है कि एक भी हिंदू कांग्रेस
पार्टी में 2032 तक नहीं बचेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, ईडी की रिमांड पर अप्रैल तक बढ़ी, यानी 4 दिन की और बढ़ गई रिमांड। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड 1 अप्रैल यानी 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उनकी 6 दिन की रिमांड आज खत्म हो गई। आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। अब उन्हें 1 अप्रैल को 11:30 पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी हाँ, तो वहीं इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी गोवा चीफ पर भी कसा शिकंजा। ईडी ने शुरू कर दी उनसे पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग का है उनका भी मामला। जी हाँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी का गोवा चीफ और अन्य नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी गोवा यूनिट के प्रमुख अमित पालेकर और अन्य 3 नेताओं से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ शुरू कर दिया है। ईडी ने पालेकर, आम आदमी पार्टी नेता रामराव वाघ, दत्त प्रसाद नाइक और अशोक नाइक को समन भेजा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में एक पूरा का पूरा गिरोह चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, जिस प्रकार से खबरें निकलकर सामने आ रही है। आपको नहीं लगता दोस्तों? अपनी राय दीजिएगा। इसी बीच ये थी की सबसे बड़ी खबर है। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य कह दीजिएगा। और अभी कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।